हेलो नमस्कार, कैसे हो भाई? अच्छे होंगे। आज हम आपके लिए एक शानदार टॉपिक लेकर आए। अगर आप बैंक एसएससी रेलवे की तैयारी कर रहे हो तो इस टॉपिक में से 2 से 3 क्वेश्चन आपके आते हैं। अगर लेकिन आप शिक्षक भर्ती की तैयारी कर रहे हो भाई, एमपी टेट, यूपी टेट, सी टेट, तो 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाले। तो हम बात कर रहे हैं ऐसे टॉपिक के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में, जो मैथ में एक महत्वपूर्ण योगदान देता है। तो स्वागत करते हैं भाई आपका अपना यूट्यूब चैनल अड्डा 24/7 में। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं वो उस टॉपिक का नाम है संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। साथ ही इसको समझने के लिए थोड़ा पूरा का पूरा आपको संख्याओं का जाल समझना पड़ेगा कि संख्या पद्धति होती क्या है। तो संख्या पद्धति के बारे में हम बात कर लेते हैं। यहां पर संख्या जो होती है उसको 3 भागों में बांटा है। कौन कौन से भाग हैं? सबसे पहले इसको पद्धति में द्विआधारी पद्धति, कौन सी पद्धति होती है? द्विआधारी पद्धति। इसमें क्या होता है, 2 संख्याएं होती है, 0 और 1। फिर आपकी आती है दशमलव प्रणाली। कौन सी आती है? दशमलव प्रणाली। दशमलव प्रणाली में क्या होता है ये भी आप जान लीजिए। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं, बस समझा रहा हूं। इसमें 10 अंक होते हैं। कौन से? 0 से स्टार्ट होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहां तक होते हैं। इसके बाद में एक और आपका आता है जिसको बोलते हैं हम रोमन पद्धति। रोमन पद्धति, इन सभी के बारे में हम जानेंगे। रोमन पद्धति तो आप जानते हो, जैसे फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, ये आपका आता है। ये क्या होती है? ये संख्याएं कहां से आई? दार्शनिक प्रणाली कहां से लेकर आए? द्विआधारी प्रणाली किसमें यूज होती? इन सब की आज हम बात करने वाले हैं। अभी मैं स्टार्ट नहीं कर रहा हूं। इसके बाद में 2 संख्या और आती है आपकी। एक होती काल्पनिक संख्या। नंबर सिस्टम के अंतर्गत अगर हम जाएंगे, नंबर सिस्टम के अंतर्गत हम जाएंगे, आज ये संख्याओं का पूरा जाल हम समझने वाले हैं, ये पूरा नंबर सिस्टम। ठीक है, नंबर सिस्टम के अंतर्गत 2 संख्याएं और आती है। एक होती है काल्पनिक संख्या। एक कौन सी होती है? काल्पनिक संख्या। और एक होती है वास्तविक संख्या। एक होती है काल्पनिक संख्या और एक होती है वास्तविक संख्या। इनका भी हम पूरी की पूरी जानकारी लेंगे। अब वास्तविक संख्या के अंतर्गत कौन सी आती है? शांत कौन सी होती है? अशांत कौन सी होती है? ठीक है, ये सब संख्याओं के बारे में मैं आपको बताने वाला हूं। और ये पूरा का पूरा संख्याओं का जाल ये क्या होता है? आपने एक नाटक देखा होगा, ये रिश्ता क्या कहलाता है। तो इस रिश्ते को हम अच्छे से आपके सामने पेश करने वाले हैं और आप समझ पाओगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। ठीक है, तो हम बात कर लेते हैं वास्तविक संख्याओं के बारे में। पूरी की पूरी संख्याओं की जानकारी मैं अब आपको देने वाला हूं। साथ ही अगर इन संख्याओं के बारे में आपको जानकारी नहीं है तो शिक्षक भर्ती परीक्षा में आपके नंबर नहीं आने वाले हैं, क्योंकि शिक्षक भर्ती परीक्षा में यहां से क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। क्लियर है? तो चलो अब बात कर लेते हैं हम बेसिक जानकारी के बारे में। अब देखो, हम बात कर रहे हैं वास्तविक संख्या। वास्तविक संख्या होती क्या है? तो सुनो, सबसे पहले आपकी आती है प्राकृत संख्या। कौन सी आती है? प्राकृत संख्या, जिसको हम बोलते हैं नेचुरल नंबर। क्या बोलते हैं साथी? नेचुरल नंबर। कि सर प्राकृत संख्या होती क्या है? प्राकृत संख्या वो होती है जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। गिनती कैसे करते हैं? 1 2 3 4 5। समझ गए ना? अगर मुझे किसी वस्तु को गिनना है, अगर मुझे किसी चीज को गिनना है, जो भी गिनना है, तो हम 1 2 3 4 5 करके ही गिनते हैं। तो प्राकृत संख्या वो होती है जिसको इंग्लिश में नेचुरल बोला जाता है, जिससे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। 1 2 3 4 5 6। और ये कहां तक चलती है भाई? अनंत तक चलती है। समझ में आ गया प्राकृत संख्या कौन सी होती है? इसके बाद में हम बात कर लेते हैं पूर्ण संख्या। कौन सी संख्या के बारे में बात कर रहे हैं साथी? पूर्ण संख्या, होल नंबर के बारे में। अच्छा, पूर्ण संख्या क्या होती है भाई? बेप्राकृत संख्या जिनके आगे शून्य लग जाता है। कौन सी? बेप्राकृत संख्या जिनके आगे हम 0 लगा देते हैं, जो 0 से स्टार्ट होती है, जो 0 से स्टार्ट होती है, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? वो आपकी पूर्ण संख्या कहलाती है। चलो, इसके बाद में बात कर लेते हैं पूर्णांक संख्या की। कौन सी संख्या की? पूर्णांक संख्या। अच्छा भाई, पूर्णांक संख्या कौन सी होती है? वे संख्या जिनको धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं। धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखते हैं। -3 -2 -1 0 1 2, इस तरीके से ये आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्णांक संख्या। अच्छा भाई, पूर्णांक संख्या भिन्न वाली संख्या हो सकती है क्या?
2/3 हो सकती क्या? -3/4 हो सकती क्या? नहीं हो सकती। ठीक है, पूर्णांक संख्या भिन्न वाली संख्या नहीं हो सकती है। ठीक है, इसके बाद में हम बात कर लेते हैं सम संख्या। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भाई, यहां से क्वेश्चन आता है सम संख्या। अच्छा भाई, सम संख्या कौन सी होती है? सभी को पता है, वे संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है, या जो संख्या 2 से डिवाइड हो जाती है। ठीक है, 2 से डिवाइड हो जाती है। तो सबसे छोटी सम संख्या होगी 2, 4, 6, 8, 10। तो भाई अच्छे से देख लेना, आज आपका ये बेसिक कंसेप्ट जो है पूरा खत्म कर देंगे हम 10 मिनट की क्लास में। इसके बाद में इसके क्वेश्चन आंसर भी हम लिखवाने वाले हैं। ठीक है, सम संख्या समझ में आ गया, जिसमें 2 का भाग चला जाता है वो आपकी सम संख्या कहलाती है, तो इसको इवन नंबर बोलते हैं। फिर हम बात कर लेते हैं भाई विषम संख्या। विषम संख्या ओड नंबर। अच्छा, ओड नंबर क्या होता है बताना? ओड नंबर वे होता है जिसमें 2 का भाग नहीं जाता, जिसमें 2 का भाग नहीं जाता या 2 से डिवाइड नहीं होती है। तो 1, 3, 5, 7, 9, तो ये आपकी कौन सी संख्या होगी? विषम संख्या। ठीक है, इसके बाद में आपकी मोस्ट इंपोर्टेंट संख्या आने वाली है। कौन सी संख्या साथी? भाज्य संख्या। किसके बारे में बात कर रहे हैं हम? भाज्य संख्या। अच्छा, भाज्य संख्या क्या होती है? इसको ना यौगिक संख्या भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है? यौगिक। और साथ ही इसको संयुक्त संख्या भी बोला जाता है। अच्छे से सुन लेना, क्योंकि यहां से क्वेश्चन आपके आते हैं। आने वाले जब क्वेश्चन आंसर करोगे तब उसमें बोला जाएगा 480 के कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। ये एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है यूपी टेट का, सी टेट का। ठीक है, तो वो भी मैं आपको करवाने वाला हूं। वैसे आप थोड़ी सी जानकारी ले लो, इनकी पूरी फैमिली के बारे में जानकारी ले लो, और ये रिश्ता क्या कहलाता है ये आपको समझना जरूरी है। हाँ, ठीक है, चलो। भाज्य संख्या सभी लोग जानते हैं कि भाज्य संख्या होती क्या? कंपोजिट नंबर। भाज्य संख्या होती क्या है? सुनो, वे संख्या जिसमें एक को छोड़कर किसी भी संख्या से डिवाइड हो जाए, या मैं बोलूं स्वयं को छोड़कर जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए। तो भाई सबसे छोटी संख्या भाज्य कौन सी होगी? 4, 6, 8, 9, ऐसे करके ये भी क्या होती है? अनंत होती है। समझ में आ गया? जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए वो आपकी क्या होती है? भाज्य संख्या। अब भाई सबसे इंपॉर्टेंट जो संख्या है वो है आपकी अभाज्य संख्या। सबसे ज्यादा जो क्वेश्चन आते हैं रेलवे में, एसएससी में, वो आपका आएगा अभाज्य संख्या से। कहां से आएगा प्यारे? अभाज्य संख्या से। अब अभाज्य संख्या के किस नाम से भी आता है? अभाज्य संख्या को अग्र संख्या के नाम से भी जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? अग्र संख्या के नाम से। अभाज्य संख्या को रूढ़ संख्या के नाम से भी जाना जाता है। अभाज्य संख्या को इंग्लिश में प्राइम नंबर के नाम से भी जाना जाता है। ये किसी भी रूप में आपके पेपर में प्रकट हो सकता है। और ये मैं आपको वो बता रहा हूं जिसमें हमने यूपी टेट का और सी टेट का सोल्ड पेपर लगाया था, तब रूढ़ संख्या के बारे में पूछ लिया था। रूढ़ संख्या भी क्या होती है? अभाज्य संख्या। अभाज्य संख्या की डेफिनेशन क्या है? जिसमें किसी भी संख्या का भाग नहीं जाता है, जो स्वयं से डिवाइड होती है, जो स्वयं से डिवाइड होती है। तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है? 2, 3, 5, 7, 11, और इस तरीके से ये क्या होती है? अनंत होती है। समझ लो भाई, स्क्रीनशॉट ले सकते हो आप, क्योंकि यहां से ये क्वेश्चन आपका आएगा। अब क्वेश्चन पेपर में कैसे आए ये भी मैं आपको थोड़ी देर बाद, पहले 10 मिनट में आपका बेसिक क्लियर कर रहा हूं, 10 मिनट बाद में आपका क्वेश्चन आंसर भी करवाने वाला हूं। क्लियर है? यहां तक समझ में आ गया? अभाज्य संख्या के बारे में पता चल गया इनको किस रूप से भी जाना जाता है। चलो और आगे बढ़ते हैं। अभाज्य संख्या का एक क्वेश्चन सबसे ज्यादा ये आता है आपका, मैं बता ही देता हूं। जैसे आपसे बोला है कि 1 से 60 तक, 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करें। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कुल अभाज्य संख्या ज्ञात करें। जल्दी से बताओ, 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या। तो साथी बहुत सारे विद्यार्थी ये करेंगे 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, ठीक है, इसके बाद में 23, 29।
तो मैं ये बोलूंगा कि इस तरीके से अगर करोगे, अगर मैं 1 से 60 तक पूछ रहा हूं तो 1 से 90 तक भी पूछ सकता है, 20 से 90 तक भी पूछ सकता है, तो ऐसे में थोड़ा सा कंफ्यूज हो जाओगे। तो आपको पता होना चाहिए कि भाई 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या कितनी होती है, तो आप बोलोगे सर 1 से लेकर 100 तक अभाज्य संख्या 25 होती है। 1 से लेकर 200 तक कितनी होती है आपकी अभाज्य संख्या? 46 होती है। ठीक है, और भी हम इसके बारे में आगे जानकारी देंगे, लेकिन सुनो 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या। लेकिन पेपर में जब इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं ना, तो आपसे मैं बोलूंगा कि एक ना छोटा सा एक मोबाइल नंबर है, वो याद कर लोगे तो आपको बड़ी हेल्प हो जाएगी। अच्छा सर कौन सा मोबाइल नंबर है? तो देखो भाई मोबाइल नंबर है 44। अब देखो मैं याद भी करवा रहा हूं मोबाइल नंबर 44। 44 का आधा होता है 22, 32, 32 का उल्टा होता है 23 और 21 हमने ऐसे ही याद कर लिया। 21 हमने क्या कर लिया? ऐसे ही याद कर लिया। ध्यान देना 21 हमने ऐसे ही याद कर लिया। ये वाला आपका हो गया। ठीक है, चलो कोई दिक्कत नहीं, नहीं आ रहा, ये आपका याद हो गया। सभी को हो गया क्या? 44, 44 का आधा क्या होता है? 22, 32, 32 का उल्टा 23 और 21 हमने याद कर लिया। अब ये जो मैंने आपको बताया ये आपका मोबाइल नंबर है। अरे सर इससे क्या होगा? देखो इससे ये होगा कि आपको इन चीजों से ये लिखने से बच जाओगे, नहीं तो आपको पढ़ा भी नहीं आएगा। 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या, तो सुनो 1 से 10 तक होता है। 1 से कितना होता है? 10 तक होता है। मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4। और ये देखो ये रही 4। 1 से 10 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी होती है? 4। तो ये रही 4 भाई। 10 से 20 तक कुल अभाज्य संख्याएं कितनी होती है? 4। तो जे रही 4। 20 से 30 तक कितनी होती है? 2। तो जे रही। तो समझ में आ गया। तो अगर आप ऐसे याद करोगे तो आपको उस पेपर में समय नहीं लगेगा। अब आपसे बोला है कि 1 से 60 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है, तो आप बोलोगे 10, 20, 30, 40, 50, 60। जोड़ लेंगे भाई, 4 और 4 8 और 2 हो गए 10 और ये 15, 16, 17। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर आ गया प्यारे वो हमारा आ गया 17। बोलो समझ में आ गया क्या? और आपके पेपर में इस टाइप के ही क्वेश्चन पूछा जाता है। चलो एक और क्वेश्चन मैं आपसे कर लेता हूं। 17 इसका आंसर आ गया। इसका आंसर जो आया वो कितना आ गया? 17। अब दूसरा क्वेश्चन देखो, मैंने बोला 20 से 90 तक, 20 से 90 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल अभाज्य संख्या कितनी है? कुल अभाज्य संख्या कितनी है? जल्दी बताओ। 20 से 90 तक कुल अभाज्य संख्या कितनी है? 20 से 90 तक। तो हमें क्या करना है भाई? 20 को छोड़ देना है। 10 और 20 यहां से पूछा है ना, लो हटाओ यहां से, और 90 तक ही रहा। काउंट कर लो भाई, 2 और 2 4 हो गए, 4 और 5 9, 10 11, 11 और ये हो गए 5 16। ये आपका आंसर आ गया। कितना आ गया? 16। सभी को अच्छे से समझ में आ गया। इस तरीके से आप अभाज्य संख्या का पोस्टमार्टम कर सकते हो। और हम अभी करने वाले हैं, ये तो मैंने आपको बता दिया कि इस टाइप के क्वेश्चन सबसे ज्यादा आपके पेपर में पूछा जाता है। ठीक है, चलो अब हम बात कर लेते हैं आगे की संख्याओं के बारे में। हमने कौन कौन सी संख्याओं के बारे में जानकारी ले ली थी? ध्यान दो, मैं बता देता हूं। प्राकृत संख्या हमने पढ़ ली, कौन सी होती है जिनसे हम किसी वस्तु की गिनती कर सकते हैं। इसके बाद में पूर्ण संख्या, वे प्राकृत संख्या जिनके आगे 0 लग जाता है, वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? पूर्ण संख्या। ठीक है, पूर्णांक संख्या जिनको प्यारे धनात्मक और ऋणात्मक के रूप में लिखा जाता है। सम संख्या जिसमें 2 का भाग चला जाता है। विषम संख्या जिसमें 2 का भाग नहीं जाता है। फिर हमने पढ़ा था भाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग चला जाए। अभाज्य संख्या जिसमें किसी भी संख्या का भाग ना जाए। ठीक है, इसके बाद में हम पढ़ रहे हैं परिमेय संख्या। कौन सी संख्या पढ़ रहे हैं भाई? परिमेय संख्या। अच्छा, परिमेय संख्या क्या होती है भाई? तो देख लो, परिमेय संख्या वे संख्या जिसको p बटे q के रूप में लिखा जाता है, मतलब भिन्न के रूप में लिखा जाता है। परिमेय संख्या को अच्छे से समझ लेना, p बटे q के रूप में लिखा जाता है। और p बटे q क्या होता है भाई? अंश बटे हर के रूप में लिखा जाता है। अंश बड़ा हो सकता है, छोटा हो सकता है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा।
समझ में आ गया। तो ये आपकी परिमेय संख्या होती है। और जान लेते हैं परिमेय संख्या के बारे में भाई, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए, जो अंडर रूट से बाहर निकल जाए वो आपकी कौन सी संख्या कहलाती है? परिमेय संख्या कहलाती है। और जान लेते हैं भाई प्राकर संख्या भी कौन सी है? परिमेय संख्या। प्राकर संख्या भी कौन सी है? परिमेय संख्या। पूर्ण संख्या भी कौन सी है? परिमेय संख्या। और पूर्णांक संख्या भी कौन सी है? परिमेय संख्या के अंतर्गत आती है आपकी। क्लियर हो गया? ये सभी चीजें क्लियर हो गई आपकी। और जानकारी ले लेते हैं। पाई का मान जो है 22/7, ये एक अपवाद है भाई, इसके बारे में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। 22/7 क्या है? ये भी आपकी परिमेय संख्या है। ये भी कौन सी संख्या है? परिमेय संख्या। और जानकारी ले लो, अगर कोई वैल्यू ऐसे लिखी है 1.33333, तो ये कौन सी संख्या है? तो ये भी भिन्न में बन जाएगा। ये भी क्या बनेगा? भिन्न। तो ये भी आपकी कौन सी है? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? और जानकारी ले लेते परिमेय संख्या कौन सी होती है। जैसे मैंने लिखा 1.432432, तो ये भी कौन सी संख्या है भाई? परिमेय संख्या। समझ में आ गया? जिनको भिन्न के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। तो ये भी आपकी कौन सी हो गई? परिमेय संख्या। तो ये सब परिमेय संख्या होती है। अब इसके बारे में हम जानकारी ले लेते हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या, अपरिमेय संख्या ये सब वास्तविक संख्याओं के अंतर्गत आती है। जितना भी मैंने बताया वो सब किसके अंतर्गत आती है? वास्तविक संख्या के अंतर्गत आता है। ठीक है भाई? हाँ, ज्यादा सीरियस मत हो भाई, मुस्कुराते हुए पढ़ो, टेंशन नहीं लेना है। अपरिमेय संख्या सब समझ में आ रहा है ना, तो फिर क्या है की टेंशन है आपको। चलो देखो, अपरिमेय संख्या, अपरिमेय वे संख्या जो परिमेय नहीं है वो क्या कहलाएगी? अपरिमेय संख्या कहलाती। जैसे पाई, पाई एक क्या है? अपरिमेय संख्या। जो रूट से बाहर ना निकले, √2, √3, √7, ये सब कौन सी है? अपरिमेय संख्या। और एक और लिख देता हूं भाई मैं, जैसे कोई वैल्यू ऐसी 1.32579, अगर किसी का भाग दें तो ये सब आती जाता है, तो ये भी आपकी अपरिमेय संख्या के अंतर्गत आता है। अब आपको समझ में आ गया। लेकिन साथ ही यहां से एक क्वेश्चन आता है आपका। कौन सा क्वेश्चन आता है? तो सुनो, आपसे बोला जाता है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती? दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती है? तो ये क्वेश्चन अभी सीटेट में आया था, तो मैंने बोला कि भाई आंसर था इसका अनंत परिमेय संख्या होती। देखो, परिमेय के बारे में बात कर रहे हैं कि दो परिमेय संख्याओं के बीच कितनी परिमेय संख्या होती। जैसे मैंने लिख दिया 1/2 बा 1/3, 1/2 बा 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या निकाल के बताओ। बीच 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। 5 परिमेय संख्या ज्ञात करो। क्या है भाई? 1/2 बा 1/3 के बीच 5 परिमेय संख्या। हमने आपसे क्या बोला? हमने आपसे बोला है कि दो परिमेय संख्याओं के बीच में कितनी संख्याएं हो सकती है? तो आपका जवाब है कि सर अनंत होती है। कितनी होती है? अनंत होती है। अब मेरी बात सुन लेना, दो परिमेय संख्या के बीच अनंत होती है तो तुम एक काम करो सर, 5 निकाल के बता दो हमें। अगर हम 5 निकाल के बता देंगे तो 5 के बाद में 25 भी निकाल सकते, कितनी भी निकाल सकते हैं ना। तो दो परिमेय संख्याओं के बीच में अनंत परिमेय संख्या होती है। इसको मैं आपको समझाऊंगा, ठीक है? कैसे होती है अच्छे से समझ लेना भाई। सबसे पहले देखो, ये हमने दो संख्या ली 1/2 और इधर से उठाया 1/3। जब भी आप परिमेय संख्या निकाल रहे हो ना, तो अच्छे से ध्यान देना कि ये जो हर है वो क्या होना चाहिए? हर हर समान होना चाहिए। हर हर क्या होना चाहिए? समान। हर हर महादेव। ठीक है? हर हर क्या होना चाहिए? समान। तो समान करने के लिए आपको पता है कि अगर मैं इसमें 3 का गुणा कर दूं और इसमें अगर मैं 2 का गुणा कर दूं, तो 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 और 2 एकम 2 और 3 दूनी 6। तो हर हर समान हो गया। हो गया ना? हर हर समान। अच्छे से समझ लो भाई, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। हर हर क्या हो गया? समान हो गया। अब आपको कितनी परिमेय संख्या निकालना है? 5 परिमेय संख्या निकालना है। कितनी निकालना है? 5। तो एक बढ़ा के गुणा कर दो आप।
5 निकालना है तो 6 का गुणा कर दो, क्योंकि जो निकलती है ना वो बीच वाली संख्या। तो 6 दूनी कितने हो गए 12, और 6 का 6 में करेंगे तो 36। 1 2 3 4 5, 6 3 कितने हो गए 18, और 6 का 6 में करेंगे 36। समझ में आ गया? ठीक है ना। अब समझ में आ गया तो अब आराम से आप बता सकते हो भाई 13/36, 14/36, 15/36, 16/36, 17/36। ठीक है, ये आपको आ गए 5 परिमेय संख्या निकाल। तो सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, परिमेय संख्या भी हमने आपको निकालना सिखा दिया। भाई टेंशन नहीं लेना है, आप शिक्षक बनने वाले हो, आप सीटेट की तैयारी कर रहे हो, एमपी टेट की तैयारी कर रहे हो, यूपी टेट की तैयारी कर रहे हो, तो ऐसा नहीं, आपको पूरी जानकारी होना चाहिए संख्याओं के बारे में। और हमारे सर ने बोला ये रिश्ता क्या कहलाता है, आप पूरा का पूरा डिफाइन करके बताओ। तो हम आपको यही समझा रहे कि ये रिश्ता ही क्या कहलाता है। तो वास्तविक संख्या में हमें अच्छे से समझ में आ गया, सभी को अच्छे से आ रहा, होले होले से मैं पढ़ा रहा हूं, आपको समझ में आ गया होगा। और भाई समझना जरूरी है, हमें पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। जो पिताजी हमारी फिक्र कर रहे हैं ना, हमारी बेटी कब शिक्षक बनेगी, बेटा कब बनेगा, हमें पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है। और ये टाइम अब आ चुका है दोस्त। अड्डा 24/7 आपके लिए एक शानदार मौका लेकर आया है, और आपके लिए शानदार कंसेप्ट लेकर आया है। ठीक है, चलो ये आपको हो गया परिमेय संख्या, हो गई अपरिमेय संख्या। 2-3 संख्या और है, उनके बारे में भी जान लेते हैं। एक होती पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या, पूर्ववर्ती संख्या। अब ये कौन सी संख्या होती है कि भाई जैसे मैं बोलूं कि 50 की पूर्ववर्ती संख्या कौन सी होगी, तो पीछे वाली 49। 50 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 49। पीछे जाएंगे, पीछे मैं बोलूं कि 100 की पूर्ववर्ती संख्या क्या होगी 99। समझ में आ गया? और एक होती परवर्ती संख्या, परवर्ती संख्या। अच्छा, परवर्ती संख्या क्या होती है, इसको अनुवर्ती भी बोला जाता है। अनुवर्ती संख्या क्या बोला जाता है, अनुवर्ती संख्या। ये क्या होती है, जैसे मैंने लिखा 50 की अनुवर्ती संख्या क्या होगी, आगे वाली संख्या 51। जो आगे बढ़ती है वो अनुवर्ती संख्या कहलाती है, जो पीछे घटती है वो पूर्ववर्ती संख्या कहलाती है। अब आपको अच्छे से सब चीजें समझ में आ गई होगी। तो ये हमने वास्तविक संख्या के बारे में पूरी जानकारी ले ली साथी। अब सुनो, इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन भी आपके आते हैं। जैसे पहले हमने, अब एक क्वेश्चन मैं आपसे कर रहा हूं, मैंने आपसे बोला कि 1 से 60 तक, 1 से 60 तक कुल संख्याओं का योग ज्ञात करें। कुल संख्याओं का योग ज्ञात करें। 1 से 60 तक कुल संख्याओं का योग ज्ञात करना है। अब भाई सुनना, एक क्वेश्चन से आपको समझना है, 1 से 60 तक कुल आपका कितना भी आ जाए, 1 से 90 तक कुल संख्याएं कितनी होती, 2 से 200 तक कुल संख्याएं कितनी होती है। तो जब ऐसे क्वेश्चन आ जाए तो एक ही क्वेश्चन से आप समझ लो कि किस तरीके से संख्याओं को निकाला जाता है। ठीक है, तो हम क्या लेंगे भाई, सबसे छोटी संख्या क्या है 1, और सबसे बड़ी संख्या क्या है 60/2। मतलब पहली संख्या प्लस अंतिम संख्या, प्रथम संख्या प्लस अंतिम संख्या बटे 2 इंटू करेंगे कुल संख्या का। तो कुल संख्या कितनी है प्यारे 60 है। कुल संख्या कितनी है 60। तो हम जोड़ेंगे इसको, तो 61 बटे कितना आ गया 2 इंटू 60। 2 से काटा मैंने 30, 3 एकम 3 और 3 छंग कितने होगा भाई 18। तो आपका जो आंसर आ गया वो 1830 आ गया। समझ में आ गया सभी को? हाँ, इस तरीके से आप संख्याओं को निकाल सकते हो। जैसे मेरा दूसरा क्वेश्चन यही, दूसरा क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि 1 से 60 तक, भाई देखना अच्छे से, 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग बताओ। सम संख्याओं का योग आपको बताना है। भाई अच्छे से समझ लेना इसको। अच्छा सर, अभी जो आपने बोला था ना वो प्राकृत संख्याओं का योग बोला था। है भाई क्या हो रहा है? अरे तुमसे ही बोल रहा हूं, इधर ध्यान दो। क्या इधर उधर भाग रहे हैं?
1 से 60 तक सम संख्याओं का योग आपको बताना है। क्या बताना है? 1 से 60 तक सम संख्याओं का योग। आपने बोला कि सर सम बोला है, सबसे छोटी सम संख्या कौन सी है? 2। सबसे बड़ी कौन सी है? 60/2। अब यहां पर हम कुल संख्याओं का गुणा करेंगे। बहुत सारे विद्यार्थी क्या गलती करते थे, पता है ना क्या गलती करते? कि यहां पर कुल संख्याओं की जगह 60 रख देते। तो भाई मैं 30 रखूंगा। अरे सर 30 क्यों रखा आपने? अरे 30 मैंने इसलिए रखा है कि भाई 60 सम है ना, आधी होती है ना सम। 50 में बोलूं कि सम कितनी है तो 25 ही तो है प्यारे, एक छोड़कर एक तो लिया। तो 62/2 × 30। एक बार फिर काट दो, 2 से काटा 3 बार, ये 3 एकम 3 और 3 तिये 9। तो आपका जो आंसर आ गया वो 930 आ गया। ऐसे ही आपको सम संख्या निकालना होता है, ऐसे ही विषम संख्या, ऐसे ही प्राकर संख्या, ऐसे ही पूर्ण संख्या। तो समझ गए होंगे, ये मैंने जो अभी तक आपको बताया उस टाइप के अगर क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो। तो ये आपका सम संख्या वाला हो गया। कौन सा हो गया पार्ट? सम संख्या वाला। अब मैंने आपको पढ़ाया था भाज्य और अभाज्य, कंपोजिट और प्राइम नंबर। तो भाज्य और अभाज्य वाली संख्या कौन सी होती है वो भी देख लो। जैसे मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, अभी मैंने आपको एक क्वेश्चन दिया, क्वेश्चन से बोला मैंने आपसे कि 480 के, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है, कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करें। भाजकों की संख्या आपको ज्ञात करना है, भाजकों की संख्या ज्ञात करना है, ध्यान देना है। 480 के कुल भाजकों की संख्या। अब भाजकों की जगह ना वो गुणनखंड भी बोल सकता है। क्या बोल सकता है? भाजकों की जगह पर यहां पर क्या यूज कर सकता है, मैं लिख ही देता हूं जिससे आप कंफ्यूज ना हो। भाजकों की जगह पर क्या बोल सकता है? गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करें। भाई ये क्वेश्चन इंपोर्टेंट है, ध्यान देना, ये इंपोर्टेंट है। 480 के कुल भाजकों की, अकेले अकेले खा गए भाई चॉकलेट है? सर को ही खिला दिया करो कभी। चलो इधर देखो, 480 के कुल भाजकों के या गुणनखंडों की संख्या आपको ज्ञात करनी है। अब भाई मेरे इस क्वेश्चन को देख लेना, कोई सा भी सोल्ड पेपर उठा के देख लो, कसम से आप यूपी टेट, एमपी टेट, सी टेट, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में भर भर के पढ़े हैं। और रेलवे में तो भाई फेवरेट है रेलवे का ये टॉपिक, तो सच बोल रहा हूं। आप देखना बाई सिटी लगाना, यूपी टेट में भर भर के पढ़े। 480 के कुल भाजकों की संख्या, सम भाजकों की पूछ ले, अभाज्य भाजकों की पूछ ले, कुल गुणनखंडों की संख्या पूछ ले, कुछ भी पूछ सकता है। इसलिए इस क्वेश्चन को ध्यान से देख लो क्योंकि ये पेपर में आपके आने वाले हैं। 480 के कुल भाजकों की संख्या, तो मैं आपको एक ही क्वेश्चन से सब चीजें सिखाने वाला हूं, इसलिए मैं ज्यादा एग्जाम्पल नहीं दे रहा हूं आपको। देखो सबसे पहले आप क्या करोगे? 480 के गुणनखंड करोगे। बच्चों जैसा करवा रहा हूं मैं, आपको ध्यान देना है, एक सीख जाओगे तो फिर आप बड़ों जैसे करने लग जाओगे। 2 का हमने भाग दिया, कितना आ गया? 24। फिर 2 का भाग दिया हमने, कितना आ गया? 12। फिर 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 60। 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 30। 2 का भाग दिया, कितना आ गया? 15। भाग देना तो आता है ना? नहीं ये भी नहीं आता, बोल देना, ये भी मैं देख दे, ठीक है। कुछ नहीं किया, 2 का 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, इस तरीके से। अब हमने देखा यहाँ 2 कितनी बार है? 1 2 3 4 5, तो 2 की पावर हमने क्या लिखा? 5। 3 कितनी बार है? तो 3 एक बार है, 3 की पावर 1। 5 कितनी बार है? तो 5 एक बार। अच्छे से प्यारे इस चीज को ध्यान से देख लेना, ये क्वेश्चन मोस्ट इंपोर्टेंट है आपका। देखो सम भाजकों की संख्या निकालना हो, विषम भाजकों की संख्या निकालना हो, अभाज्य गुणनखंड निकालना हो, यहां तक प्रोसेसिंग सेम रहेगी। चाहे कुछ भी निकालने की बोले, यहां तक तो हमें सेम करना है। अब लेकिन जो भी प्रक्रिया होगी वो चेंज। अब यहां पर अगर आपसे बोला कि कुल भाजकों की संख्या ज्ञात करो, क्या बोला? कुल भाजकों की संख्या, तो भाजकों की जगह पर हम गुणनखंडों की संख्या ज्ञात कर सकते हैं। तो कुल भाजकों की संख्या निकालना है, तो आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो है वो क्या अभाज्य गुणनखंड है क्या? बिल्कुल है, मतलब जिसके कोई गुणनखंड नहीं होना चाहिए। तो 2 की पावर 5 है तो उसकी जगह पर मैं 6 लिख दूंगा। 3 की पावर 1 है तो मैं उसको 2 लिख दूंगा, और 5 की पावर 1 है तो मैं उसको 2 लिख दूंगा। मतलब आपको ये समझ में आया कि सर पावर को बढ़ा के गुणा किया, बिल्कुल सही समझे आप।
क्या किया हमने, 6 दूनी 12 और 12 दूनी 24, तो कुल भाजकों की संख्या जो आ गई प्यारे, वो गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24। कुल गुणनखंडों की संख्या कितनी आ गई, 24 आ गई। ठीक है, अगर आपसे पूछता है, मैंने दूसरा क्वेश्चन कर रहा हूं, समभाजकों की संख्या, अगर आपसे पूछा कि समभाजकों की संख्या बताओ, ध्यान देना अच्छे से, सभी लोग ध्यान देना है, क्वेश्चन चेंज हो गया, मतलब यहां पर आपका लिखा है 480 के कुल समभाजकों की संख्या ज्ञात करें, तो मैं यही समझा रहा हूं आपको, क्योंकि इतना तो करना ही होगा। अगर आपसे समभाजकों की संख्या पूछे तो मुझे बताओ सम संख्या कौन सी है, 2 ही है, तो इसकी पावर जो है ना जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, इसकी पावर जितनी है उतनी की उतनी रहेगी, लेकिन जो विषम है उसकी पावर बढ़ जाएगी, 2 और 2, 5 दूनी 10, 10 दूनी 20, तो समभाजकों की संख्या कितनी आ गई, 20 आ गई। सभी को अच्छे से समझ में आ गया? अरे भाई आया कि नहीं आया बताओ, आ गया। ठीक है, समभाजकों की संख्या। देखो हमें हमसे बार बार बोलते हैं कि मैथ्स अगर आपने पहले नहीं पढ़ा होगा तो थोड़ा सा बोरिंग सब्जेक्ट लगता है, लेकिन आपको पता है कि आपकी रोजी रोटी है, आपका जो गवर्नमेंट जॉब जो लगना है वो मैथ की वजह से ही लगना है, मतलब मैथ अगर कमजोर है, क्योंकि जब तक गाड़ी के चारों टायर मजबूत नहीं होंगे ना तब तक आप भाई आगे नहीं बढ़ सकते हो। थोड़ी देर बढ़ सकते हो, मान लो एक गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है तो थोड़ी दूर तक आपकी सहायता कर सकते हैं, लेकिन हमेशा के लिए तो नहीं। इसी तरीके से प्रतियोगिता परीक्षा की अगर आप तैयारी कर रहे हो तो उसके भी 4 टायर होते हैं, और एक टायर वो जो है वो मैथ्स है, एक टायर जो है आपका मेन सब्जेक्ट है, एक टायर जो है आपका जीके जीएस है, एक टायर जो है वो हिंदी इंग्लिश है, समझ गए ना। तो ये 4 टायर है, जब तक ये चारों टायर आपके मजबूत नहीं होंगे, चारों टायर में बराबर हवा नहीं भरी होगी ना, तब तक आप अपनी मंजिल तक नहीं पहुंच सकते हो प्यारे, इसलिए ध्यान देना। और ये बोरिंग क्यों लगता है मैं बता रहा हूं कि इसको ना हम कभी पढ़ते ही नहीं। आप किसी लड़की से बात करते हो या किसी दोस्त से बात करते हो तो बात करते हो, पहले कभी बात नहीं की तो डर लगता है, सही है ना, पहले कभी बात नहीं की तो तुम्हें डर लगेगा कैसे बात करूं यार, कैसे दोस्ती करूं, लेकिन भाई मेरे जब दोस्ती हो जाती है तब कितने मजे से बात करते हो, 1-1, 2-2, 3-3 घंटे हो जाते, पता चलता है नहीं चलता है ना। तो उसी तरीके से जब मैथ्स से आप बात करने लग जाओगे, मैथ्स के साथ में टाइम बिताने लग जाओगे, उसको टाइम देने लग जाओगे, तो कसम से मैथ्स का भी पता नहीं चलेगा कि आपको कब समझ में आ जाएगा और आपकी लाइफ में कब मैथ्स उतर जाएगा, समझे ना प्यारे। इसलिए मैं आपसे बोलता हूं जो सब्जेक्ट आपको कठिन लगता है उसको समय दो, जो चीजें कठिन लग रही उसको आप टाइम दो, ज्यादा से ज्यादा टाइम दो, उससे दूर भागने की जरूरत नहीं है। एक दिन ऐसा आएगा कि आपका फेवरेट सब्जेक्ट वो बन जाएगा, समझे मेरी बात को। मैं ज्यादा नहीं समझा रहा हूं, सब समझदार हैं, लेकिन मैं उन लोगों को समझाने की कोशिश कर रहा हूं जिनको मैथ कठिन लगता है। ठीक है प्यारे, चलो इसको समझते। कुल भाजकों की संख्या आपको समझ में आ गई, सम भाजकों की संख्या आपको समझ में आ गई। अब हम समझेंगे विषम भाजकों की संख्या। विषम भाजकों की संख्या, अब पेपर में तीनों एक साथ में नहीं पूछेगा, पेपर में तीनों एक साथ में नहीं पूछेगा, इसमें से कुछ भी पूछ ले। अच्छा विषम भाजकों की संख्या तो ध्यान देना, इसमें मुझे ये बताओ विषम संख्या कौन सी है, एक तो जे और एक जे, विषम संख्या कौन सी है, एक तो जे और एक। तो अब हम क्या करेंगे, सम वाले पार्ट को लेंगे ही नहीं, क्योंकि विषम की पूछा तो विषम ही लेंगे ना, जब विषम की पूछा तो विषम ही लोगे। तो हम क्या करेंगे, अब इसकी पावर कितनी है, 1, तो आगे बढ़ाएंगे, इसकी पावर कितनी है तो 1, आगे बढ़ाएंगे तो कितना आ गया 4, समझ गए अच्छे से। चलो भाई अच्छे से आप समझे। अब मैं यहां पर यहीं पर समझा दूं, चलो ये तो इसमें यहां पर नहीं समझा रहा हूं, इसी क्वेश्चन को थोड़ा सा, अगर आपसे मान लो उसने बोला है कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। अब क्या करें भाई, अब क्या करें, अब आपसे भाजक, ये भाजक है या अभाज्य, ये भाज्य और ये क्या है अभाज्य। तो अब अगर आपसे पूछ लिया कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या, तो इसको कैसे करेंगे समझ लो, यहीं पर मैं आपको समझा देता हूं, आगे बढ़ते हैं यार, ठीक है।
उसमें समझाएंगे। तो ये समझ में आ गए ना आपको, देखो ये समझ में आ गया। भाजकों की संख्या निकालना सीख गए, समभाजकों की संख्या निकालना सीख गए, विषमभाजकों की संख्या निकालना सीख गए। आगे की स्लाइड में ये सीख रहे अभाज्य गुणनखंड, इसी में समझ लो, ठीक है। चलो देखो यही क्वेश्चन है 480 के। देखो भाई 480 के कुल अभाज्य गुणनखंड, कुल अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करो। क्वेश्चन वही है, संख्या ज्ञात करो। तो 480 के आपने कितने बोले थे, 2 की पावर कितनी बनी थी 5, 3 की पावर कितनी बनी थी 1 और 5 की पावर कितनी बनी थी 1। समझ गए ना, यही बना था। अरे अब क्या लाशें बिछाने की जरूरत है क्या, क्वेश्चन तो वही समझा रहा हूं ना मैं, ठीक है। तो ये बना था आपका। अब आपसे निकालना है कुल अभाज्य गुणनखंड। ध्यान देना है, इंपॉर्टेंट बात है कि आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना। क्या निकालना है, अभाज्य। जब भी आपको अभाज्य गुणनखंड निकालना हो तो कुछ नहीं करते प्यारे कि जो पावर है, जो पावर है वो आपकी जुड़ जाएगी, 5 + 1 + 1। तो कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या जो है वो कितनी हो गई, 7 हो गई। समझ में आ गए ना, हाँ कुछ भी नहीं किया, क्या हो गई 7। लेकिन कंडीशन ये ध्यान रखना कि ये जो है ना वो अभाज्य होना चाहिए, ये पूरी कहानी। तो ये भी सीख गया, ये भी सीख गए। अगर एक और सीख जाओगे ना आप योग निकालना तो ये कंसेप्ट पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। एक और क्वेश्चन देखना, एक क्वेश्चन आपसे मैं ये कर देता हूं, जैसे एक क्वेश्चन और लिख देता हूं, 5 की पावर 3 इंटू 7 की पावर 2 इंटू 8 की पावर 5 इंटू 9 की पावर 3 कुल अभाज्य गुणनखंड निकालो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। ध्यान देना भाई, जल्दी से जल्दी से। गुणनखंड, ये टेंशन मत लेना कि ये क्या लिख दिया, अभाज्य गुणनखंडों की संख्या ज्ञात करना। फटाफट करो, कुल अभाज्य गुणनखंडों की संख्या। तो इस अगर ये क्वेश्चन है वो सीख लिया ना तो आपको टेंशन नहीं है, आपके पूरे क्वेश्चन बनेंगे। ये क्लास आपने ले ली, इसके बाद में पीवाई की क्वेश्चन लगा देना, चाहे यूपी टेट के हो, सी टेट के हो या एमपी टेट के हो, आप सबको क्वेश्चन लगाने बैठ जाना, ठीक है ना। आपसे क्वेश्चन बनेंगे। अगर जो भी क्वेश्चन नहीं बनना है ना कमेंट कर देना, क्वेश्चन डाल देना, मैं कल की क्लास में समझा दूंगा। अब क्या करना है, आपने बोला है कि सर 5 की पावर 3 अभाज्य बिल्कुल है, 7 की पावर 2 अभाज्य बिल्कुल है। अब 8 है तो 8 को चलो इस तरीके से लिख सकता हूं कि अब लिखना पड़ रहा मुझे समझाने के लिए, और 9 को मैं इस तरीके से लिख सकता हूं। तो इसकी पावर जितनी है ना उतनी लिखेंगे और इसकी पावर जितनी है उतनी लिखेंगे। नहीं समझे तो एक बार समझो, एक स्टेप और बना रहा हूं। 5 की पावर 3, 7 की पावर 2, अब 2 की पावर कितनी है तो 5 10 15, एक बार लिख दो। और 3 की पावर कितनी है, 3 और 3 6। सब क्या बन गए, अरे बोलो, सब क्या बन गए, अभाज्य संख्या बन गई। सब अभाज्य संख्या बन गई ना, बस ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, ये भी अभाज्य, अभाज्य। तो भाई पावर को क्या कर लो, जोड़ लो। 3 और 2 कितने हो गए 5, 5 और 15 20, और 6 कितने हो गए 26। तो आपका आंसर जो आ गया वो क्या आ गया 26। सभी को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये आपका प्राकृत संख्या वाला क्वेश्चन करवा दिया, पूर्ण संख्या वाला करवा दिया, ठीक है ना, सम वाला करवा दिया, विषम वाला करवा दिया। इसके बाद में जो मैंने अभी बताया भाज्य संख्या और अभाज्य संख्याओं से संबंधित भी क्वेश्चन मैंने आपको करवा दिए। क्लियर, परिमेय वाले क्वेश्चन भी मैंने आपको करवा दिए। देखो कितनी सारी चीजें सीख गया, लास्ट तक बने ना इसलिए सीखे, ठीक है। अब मैं आपको एक और महत्वपूर्ण टॉपिक समझाने वाला हूं। तो भाई साहब अब आपकी क्लास और आगे जाने वाली है, मतलब अब आपको और मजा आने वाला है। अब क्या पढ़ा रहे हो सर, तो अब देख लो क्या पढ़ाएंगे। अब हम पढ़ाएंगे आपको
जातीय मान और स्थानीय मान, प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, जातीय मान और स्थानीय मान। समझ लो भाई, स्थानीय मान, किसी भी संख्या का जातीय मान निकालना हो या स्थानीय मान निकालना हो तो क्या होता है, जातीय मान और स्थानीय मान। तो कोई दिक्कत नहीं है, ये ज्यादा अंतर वाला क्वेश्चन नहीं। जैसे मैंने एक क्वेश्चन लिखा आपको 1 4 6 7 9 8 2, ठीक है। ये क्वेश्चन को समझना जरूरी है, इसको 2 बार समझेंगे तब समझ में आएगा। अब मैंने बोला है कि भाई 7 का जातीय मान क्या बोला, 7 का जातीय मान क्या होगा, तो आपने बोला सर 7 का जातीय मान 7 ही होगा। अच्छा तो फिर 9 का क्या होगा, तो 9 का जातीय मान 9 ही होगा। प्लेस वैल्यू और फेस वैल्यू, अच्छा जाति कभी चेंज नहीं होती है तो जातीय मान जो बोला वही होता है। लेकिन अगर मैं बोलूं कि 7 का स्थानीय मान क्या होगा, तो आप बोलोगे सर 7 है उसको तो लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उसके आगे जितने अंक होते हैं ना उतनी जीरो बढ़ा देंगे। तो कितने अंक, कितनी जीरो बढ़ेगी, 3। तो 7 का स्थानीय मान कितना हो गया, 7000। समझ में आ गया, ठीक है। अगर मैं बोलूंगा 9 का स्थानीय मान क्या है, तो 9 जहां पर है वो तो वहां पर लिखेंगे ही लिखेंगे, लेकिन उसके आगे जितनी संख्या है 1 और 2 उतनी हम क्या बढ़ा देंगे, 0। क्लियर। तो ये भी आपको अच्छे से समझ में आए। लेकिन भाई पेपर वाला पागल नहीं है, कितना सिंपल क्वेश्चन दे देखा, समझ गए ना। अब अभी जो आया था आपका सीटेट में एक क्वेश्चन आया था, ये वाला क्वेश्चन ध्यान देना। सीटेट में जो क्वेश्चन आया वो मैं आपको करवा रहा हूं। ये क्वेश्चन आया था 4 2 4 9, वैल्यू चेंज हो सकती है, ये मत सोचना तुम, 7 6 ये हो गया। अब मैं आपसे पूछूं, इसमें मैं 2 क्वेश्चन आपसे करता हूं। एक क्वेश्चन तो ये कि 4 का स्थानीय मान बताओ, 4 का स्थानीय मान बताना है। भाई जल्दी बताओ फटाफट, 4 का स्थानीय मान। आपने बोला है कि सर 4 तो जे ना, अब क्या करें, 4 के आगे तो बहुत सारी संख्या दिख रही। तो जो विद्यार्थी स्थानीय मान और जातीय मान मुझसे पढ़ रहा है, तो मैं आपसे बोल रहा हूं मैं पूरे पोस्टमार्टम करूंगा। आपको ऐसा नहीं कि सिंपल सिंपल पढ़ा के हट जाऊंगा, आपको A to Z कंसेप्ट क्लियर करूंगा। अगर एक बार आपने कोई सा भी टॉपिक मुझसे पढ़ लिया ना, उसके बाद में आप कोई सा भी सोल्ड पेपर लगा सकते हो। बहुत सारे विद्यार्थियों का ये कहना होता है कि हर टीचर से ये बोलते हैं कि सर हम जो आप पढ़ाते हो वो समझ में आता है लेकिन बुक वाला नहीं आता। तो मैं आपसे बोलूंगा कि एक बार आप मेरा कंसेप्ट समझ लीजिए, मैं आपसे गारंटी ले रहा हूं कि आपने इस बार कोई सा भी टॉपिक, इस टॉपिक को पढ़ा तो इसके प्रत्येक क्वेश्चन आपसे बनेंगे, A to Z क्वेश्चन आपसे बनेंगे। समझ में आ गया। अब यहाँ 4 का स्थानीय मान, तो 4 तो होगा ही होगा, उसके आगे कितने जीरो, कितने अंक, एक ही है भाई दशमलव के बाद, तो इसका आंसर जो हो जाएगा वो 40 आ जाएगा। समझे, ठीक है। अब किसी ने पूछा मुझे कि 7 का स्थानीय मान बताओ सर, 7 का स्थानीय मान। जातीय मान इसलिए नहीं बोल रहा है भाई, जातीय मान इसलिए नहीं बोल रहा है कि जाति किसी की भी होती है, 7 का 7 होगा, 9 का 9 ही होगा, जाति को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जो अंक होता है वही उसका जाति होता है। ठीक है, स्थानीय मान को हम समझाने की कोशिश कर रहे हैं। अब यहां देखो 7 का स्थानीय मान, 7 का स्थानीय मान, तो 7 कहां पर है, ये रहा, दशमलव के कितने अंक के बाद है, तो यहां से गिनना है आपको 1 और 2, 1 और 2। तो भाई नीचे कितनी जीरो लगाओगे, 2 जीरो, या आप बोलोगे, या क्या बोलोगे, 2 अंक से पहले दशमलव लगा दो। 7 का भाग देंगे तो 2 अंक से पहले क्या लग जाएगा, दशमलव। सभी को अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं है। तो हम जातीय मान और स्थानीय मान का कंसेप्ट भी सीख चुके हैं। अब यूनिट डिजिट का और कंसेप्ट सीखा जाए, इकाई अंक का कंसेप्ट सीखा जाए, ठीक है ना। तो अब सीख ही रहे तो थोड़ा थोड़ा सभी चीजें सीख लो। और ये सब क्या मैं पीपीटी लेके आऊंगा, तब हम फटाफट 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 प्रैक्टिस कर देंगे। सभी पीपीटी में जो क्वेश्चन रहेंगे वो पीवाईक्यू में रहेंगे। कितना समय हो गया पहले देख लेते हैं, ठीक है। हाँ, इकाई अंक वाला सीख सकते हैं अभी। चलो देखो एक और, ये भी सीख गए आप। अब हम सीख रहे हैं यूनिट डिजिट।
इकाई अंक, यूनिट डिजिट। भाई इकाई अंक का मान कैसे निकालेंगे वो ध्यान देना। इकाई अंक, किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट निकालना बिल्कुल आसान होता है। तो पहले आसान वाले क्वेश्चन भी करेंगे और कठिन वाले क्वेश्चन भी करेंगे। जैसे मैंने ये लिख दिया, ये लिख दिया, ये लिख दिया। अब आपसे पूछा कि भाई इसका इकाई अंक ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? यूनिट डिजिट। इकाई अंक, यूनिट डिजिट आपको ज्ञात करना, इकाई अंक ज्ञात करना है। तो बिल्कुल आसान है भाई। पहली बात तो ये समझो, अगर किसी भी अगर ये 5 है, अगर किसी भी 5 में अगर सम संख्या का गुणा हो तो उसका यूनिट डिजिट हमेशा 0 आता है। जैसे 5 का 2 में करें 5 दूनी 10, 5 का 4 में करें 5 चौके 20। समझ में आया? और अगर 5 का विषम संख्याओं में गुणा किया जाए, 5 का अगर विषम संख्याओं में गुणा किया जाए तो उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? उसका 5 ही आएगा। उसका यूनिट डिजिट क्या आएगा? उसका 5 ही आना है। ये भी बात आपको अच्छे से समझ में आ गई? ठीक है। तो यहां पर आपको अब इसमें कुछ नहीं करना है आपको। तो देखो 3 का इकाई अंक यही होता है, सब जानते, इकाई, दहाई, सैकड़ा। जो अभी हम पढ़ने वाले हैं, जैसे हमने अभी पढ़ के कौन सा देवनागरिक पद्धति है उसमें हम आपको समझाने वाले हैं। इकाई, इसका इकाई अंक क्या है? 7, इसका इकाई अंक क्या है? 1, और इसका इकाई अंक क्या है? 9। समझ में आ गया? तो भाई 3 का 7 में 7 3 21, उसका यूनिट डिजिट 1 उठा लिया। 1 का 1 में गुणा किया तो यहाँ पर भी 1 आ गया, और 1 का 9 में गुणा किया तो हमारा आंसर 9 आ गया। क्या आ गया? 9। समझ में आ गया? इस तरीके से हम इकाई अंक को निकाल सकते हैं। किसको निकाल सकते हैं? इकाई अंक को निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन, जैसे हम आपको दूसरा क्वेश्चन दे देते हैं यूनिट डिजिट का। ये मैंने क्वेश्चन दिया, देखना। और मैंने आपसे पूछा इसका यूनिट डिजिट क्या, इसका यूनिट डिजिट क्या है? जल्दी से बताओ भाई इसका यूनिट डिजिट क्या है। तो आपको ये भी करने की जरूरत नहीं कि भाई इकाई का अंक देखने की जरूरत, यूनिट डिजिट इसका कि इकाई का अंक देखने की जरूरत हो। आपको क्या दिखाई दिया भाई मेरे? 5, और 5 का, और इधर क्या दिखाई दिया? एक सम संख्या, और 5 दूनी कितना होता है? 0, और 0 से अगर किसी भी संख्या में गुणा करोगे तो उसका यूनिट डिजिट क्या आना है? 0 ही आना है। अगर 0 से टकराओगे तो 0 0 हो जाओगे। समझ में आ गए ना? तो ये चीज को भी आपको ध्यान देना है। अब मान लो एक क्वेश्चन आपका ऐसा आ जाता है, यूनिट डिजिट का क्वेश्चन कैसे आ जाता है? जैसे मैंने आपको बोला, सभी से बोल रहा हूं भाई अच्छे से बताना, अच्छे से बताना इसको। अब मैं आपसे बोलूं, अब मैं आपसे बोलूं इसमें इकाई अंक कौन सा है? जल्दी बताओ, जल्दी जल्दी। मैंने आपसे पूछा कि इसमें इकाई अंक क्या, ये भी समझना जरूरी है। क्योंकि अगर जब आपका सर आपको समझा आ रहा है ना, हंसराज सर अगर आपको समझा रहे हैं तो A to Z कंसेप्ट क्लियर करने वाले हैं। A to Z कंसेप्ट क्लियर करेंगे प्यारे, इस बात का विशेष ध्यान देना है अगर मुझसे आप पढ़ रहे हो तो। अब ये दशमलव में, अब बहुत सारे जो स्टूडेंट है वो ये बोलेंगे सर ये इकाई का अंक, ये क्या है? इकाई का अंक। भाई वही मना कर रहा है कि मैं नहीं हूं, जे क्या है? इकाई। और बहुत सारे स्टूडेंट इसको प्राथमिकता देंगे कि जे इकाई का अंक है। ईमानदारी से जब आप पढ़ रहे होंगे तो आप मुझे भी बताना कि इकाई का अंक जे है या फिर जे। ठीक है, तो मैं आपको क्लियर कर देता हूं, जे होता है आपका इकाई का अंक। कौन सा होता है? 9 आपका कौन सा है? इकाई का अंक है। 9 कौन सा है? इकाई का अंक। अच्छा, तो फिर सर ये क्या है? जे क्या है? तो दशमलव के बाद में अगर कोई अंक, सुनो, अगर दशमलव के बाद में कोई अंक आता है वो दशांक कहलाता है। दूसरे नंबर पर वो शतांश कहलाता है, और तीसरे नंबर पर हजारांश। और आपने कभी पढ़ा होगा दशमलव के 2 अंक तक ही सीमित रहते हैं।
समझ में आ गया। लेकिन आपको पता होना चाहिए जब आप यूनिट डिजिट पढ़ रहे हो प्यारे, कि यूनिट डिजिट जब आपने पढ़ा होगा तब आपको इस बात का पता होना चाहिए कि कौन सा इकाई अंक होता है और कौन सा नहीं होता है। समझ में आ गया। चलो इकाई के अंक में कंसेप्ट और क्लियर कर लेते हैं। कौन सा कंसेप्ट कि सर अगर पावर में क्वेश्चन आ जाए, पावर में जैसे मैंने लिखा, ये कोई संख्या लिख दी और इसकी 2 की पावर मैंने लिख दिया भाई 42, और इसमें पूछा है इकाई अंक ज्ञात करें। अगर ये कंसेप्ट और समझ में आ गया, इकाई अंक आपको ज्ञात करना है, तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो जाए। ये अगर आपको समझ में आ गया तो आपका पूरा कंसेप्ट क्लियर हो गया इकाई अंक वाले का। अच्छा इसका कैसे निकालोगे, तो सुनो, इसका इकाई अंक कौन सा है भाई, 2 ही है। इसका इकाई अंक क्या है, 2 है। समझ में आ गया। इसका इकाई अंक क्या है, 2। तो इसकी पावर, तो हमेशा ध्यान देना है साथी, पावर में हमेशा 4 का भाग देते हैं। अरे भाई 4 का क्यों देते हैं, तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट रहेगा, तो इसको अपन बाद में समझेंगे कि 4 का क्यों देते हैं, क्योंकि अब समय ज्यादा हो गया। ठीक है, 4 का क्यों देते हैं, तो सुनो मेरी बात, ये 42 है 42, इसमें 4 का भाग दोगे तो जो शेष बचेगा ना प्यारे, उसको इकाई के अंक के ऊपर लगा देंगे। दूसरा क्वेश्चन आपके माइंड में, अगर सर शेष नहीं बचा तो तुम क्वेश्चन नहीं करोगे, मैं करूंगा, क्योंकि मुझे पता है कि मैं मैथ कैसे सीखा हूं, मुझे कहां परेशानी आई, कहां पर परेशानी नहीं आई। उसी तरीके से प्यारे आपके सर आपको क्वेश्चन पूछने से पहले ही आपका कंसेप्ट क्लियर कर देंगे। सबसे अच्छी बात, इस चैनल पर आपको यही मिलेगी। समझ में आया, A to Z कंसेप्ट क्लियर करेंगे हम आपके, A to Z। समझ में आया। हाँ, इसलिए अगर अभी तक भी अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर दो, क्योंकि ये मैथ का एक ऐसा चैनल है जिसमें आपके बिना पूछे ही आपके डाउट क्लियर होते हैं। लाइक नहीं किया तो कर दो भाई, ये मैथ का एक ऐसा चैनल है जो आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर करता है। और अगर शेयर नहीं किया तो कर दो उन दोस्तों के पास जिनको लगता है कि हमारा मैथ्स कमजोर है, तो उन्हें बता दो कि भाई साहब अब आपका मैथ्स कमजोर नहीं होने वाला है। क्यों? क्योंकि आप हंसा सर से जुड़ चुके हो। क्लियर है ना। और भाई पढ़ के देखो ना, तब पता चलेगा। मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि तुम करो, पढ़ो, पहले समझो चीजों को, कंसेप्ट क्लियर करो। हर चीजें क्लियर होना बहुत जरूरी है। जब तक बिना कंसेप्ट से आप जी रहे हो ना, तो कुछ नहीं। बिना टारगेट से आप कोई चौराहे पे जाते हो, एक चौराहे पे गए आप, और चौराहे पे खड़े होकर देख रहे हो, चौराहा चारों तरफ का रास्ता होता है। अब तुम्हें यही पता नहीं कि कौन सी मंजिल पे जाना है, किधर जाना है, घर जाना है, ऑफिस जाना है, कॉलेज जाना है, तो तब तक आप भाई कोई रास्ता नहीं चुन सकते हो। उसी तरीके से जब तक आपका कंसेप्ट भी क्लियर नहीं होगा, तब तक आपका मैथ्स आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक है। और आपकी लाइफ में एक टारगेट बना लो कि हमें इस एग्जाम को निकालना है, उसी टारगेट पे फोकस करो, उसका सिलेबस को अच्छे से जानो, सिलेबस क्या है, और बार बार लगातार उसको पढ़ते रहो। चलो, तो 2 की पावर कितना हो गया, 4। यही हमारा क्या आ गया, आंसर आ गया। ठीक है। नेक्स्ट क्लास में हम आपको और चीजें सिखाएंगे, शून्यों की संख्या निकालना सिखाएंगे। ठीक है। और भी आपके कंसेप्ट रह गए, वो भी हम सिखाएंगे। तो भाई क्लास कैसी लगी, बड़ी अच्छा सा एक प्यारा सा कमेंट जरूर करना, हम आपका कमेंट जरूर चेक करेंगे। ठीक है। और आपको कौन से टॉपिक पर क्लास चाहिए ये जरूर मुझे बता देना, मैं लेकर आ जाऊंगा। आज मैंने आपका कंसेप्ट पूरी तरीके से नंबर सिस्टम का क्लियर कर दिया। क्लियर है। अब हम पढ़ेंगे नंबर सिस्टम के PYQ क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में। तो बताओ कैसा लगा, अच्छा लगा होगा। तो बस मैं आपसे एक ही बात बोलता हूं, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, भटको ना अपने पद से सब कुछ पा सकते हो प्यारे, तुम भी ऊंचे उठ सकते हो और छू सकते हो नभ के तारे। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय हिंद, जय भारत।